आपका टॉपिक है वियना कांग्रेस। देखो अपन ने इसके पहले क्या पढ़ा था, नेपोलियन को। ये नेपोलियन के आगे का ही है। नेपोलियन हार गया तो जो जीते हुए देश थे उन लोगों ने क्या करा कि नेपोलियन ने नुकसान बहुत पहुंचाया था। देखो ये पूरा यूरोप है ना, इस पूरे यूरोप को रोंद के रख दिया था, नक्शा बदल दिए थे। अपन लोगों ने देखा था कि जब अपन ने जर्मनी का एकीकरण देखा था तो अपन लोगों ने क्या देखा था कि जर्मनी बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ था। उसको नेपोलियन क्या कर देगा, सिर्फ 16 पार्ट्स में बांट देगा। जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लेगा, है ना। फिनलैंड, आसपास के जो देश है ना, उन देशों पे वो कब्जा करेगा। अब आप खुद सोचो, मैंने आप लोगों के गांव पे, आपके घरों पे कब्जा करा। अब आप लोगों ने मेरे को हराया, तो पहला काम क्या करोगे, क्या करोगे? पहला काम तो ये करोगे ना, जिसका घर था उसको वापस करोगे, राइट। दूसरा काम क्या करोगे? मतलब आप लोगों को वैसे आंसर आ जाएंगे, बस आपको समझने की जरूरत है कि आखिर में घटनाएं घट कैसे रही है। दूसरा काम क्या करोगे? दूसरा काम ये करोगे कि जिसको ज्यादा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करोगे। और तीसरा काम क्या करोगे कि मेरे को कमजोर करोगे कि मैं नेक्स्ट टाइम आप पे आक्रमण ना कर सकूं। ठीक है, बस अपने को यही वियना कांग्रेस में देखना है। इसका जो मेन कारण है वो यही है। इसका जो मेन लीडर है, मतलब वियना कांग्रेस में जितने भी निर्णय लिए हैं ना, वो निर्णय लेने वाला जो आदमी है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव था, उसका नाम है मेटरनिक। एक पूरे युग का नाम उसी के नाम पे पड़ गया, मेटरनिक का युग। क्योंकि उसके विचार जो हैं, एक बात ध्यान रखना कि इंसान को ना सिर्फ आपकी शरीर अमर नहीं करता, उसके विचार उसको अमर कर देते हैं। तो मेटरनिक के जो विचार थे ना, इस टाइम पूरे यूरोप पे छाए हुए थे, तो उसके विचारों ने इसको अमर कर दिया। और ये जितनी भी घटनाएं होगी उस पर प्रभाव किसका रहेगा? मेटरनिक का रहेगा। तो वियना कांग्रेस, आपके क्वेश्चन आ जाए कि वियना कांग्रेस के बारे में लिखिए या मेटरनिक के बारे में लिखिए, तो दोनों के आप आंसर एक जैसे थोड़े थोड़े लिख सकते हैं। ये क्या है? ऑस्ट्रिया का राजनीतिज्ञ है, मतलब उस वहां का नेता है जिसका प्रभाव है। ठीक है, ये जितनी घटनाएं हुई है ना, जो नेपोलियन आया या जो जितने भी वहां पे उपद्रव हुए, उस सब का मेन कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति। मेटरनिक का एक कथन है कि क्रांति एक रोग है। मेटरनिक ने क्या बोला है? मेटरनिक ने बोला है कि क्रांति एक रोग है, एक रोग है। जब भी आप आंसर लिखना चालू करेंगे, काय का, वियना कांग्रेस का या फिर मेटरनिक का, तो पहला शब्द क्या लिखेंगे कि मेटरनिक का कथन है कि क्रांति एक रोग है, मतलब क्रांति का विरोध करेगा वो हमेशा। और क्योंकि इस कांग्रेस पे भी इसका प्रभाव है मेटरनिक का, समझने की कोशिश करना, कांग्रेस पे मेटरनिक का प्रभाव है, तो वो जो जो चाहेगा वही होगा कांग्रेस में। अपन इसके परिणाम लिखते हैं कि आखिर में इसमें परिणाम क्या क्या निकले। वियना कांग्रेस के परिणाम क्या क्या निकले? जितने परिणाम निकलेंगे सब पे प्रभाव किसका रहेगा? मेटरनिक का रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना। मेटरनिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तब भी आप ये सब चीजें लिख सकते हो। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया, मैंने आप लोगों पे आक्रमण करा, आप लोग घरों पे कब्जा करा, आपके गांव पे कब्जा करा, आपने मेरे को हराया। हराने के बाद में आप ट्रीटी कर रहे हो, कौन सी? वियना की संधि कर रहे हो। तो जब आप वियना की संधि करोगे तो मेरे को बताओ, क्या आप मेरा भला सोचोगे, खुद का भला? खुद का सोचोगे? वहां कोई अच्छा नहीं, अच्छे दिल का, कि अरे दूसरे का भला सोच लो, है ना, ये हार गया है बेचारा, ऐसा नहीं चलता है। युद्ध होते हैं, अपन पाकिस्तान का भला सोचेंगे कि युद्ध के बाद कैसे सोच लेंगे? बस यहाँ पे भी ये स्थिति है। तो परिणाम में पहली चीज लिखना है कि विजेता राष्ट्र अपना स्वार्थ देखेंगे, है ना। विजेता राष्ट्रों के हित में है पूरी संधि, के हित में। पूरी की पूरी संधि किसके हित में है? विजेता राष्ट्रों के। और विजेता राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो पहला कौन सा है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, है ना। यूके मतलब समझ जाना, इसको इंग्लैंड बोल सकते हो, यूके बोल सकते हो, है ना। दूसरा कौन सा है? दूसरा राष्ट्र है रूस। रूस तो मेन है, रूस तो मेन है, जिसके कारण हार गया था नेपोलियन, क्योंकि रूस में घुस गया था। तीसरा राष्ट्र है रूस, और इसके अलावा कौन कौन लड़े थे इसके खिलाफ? ऑस्ट्रिया,
ऑस्ट्रिया मेन है। प्रशा, सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाया था नेपोलियन ने तो किसको पहुंचाया था? ऑस्ट्रिया को। इसके बाद में कौन है? प्रशा। और एक और, इसके अलावा एक और किसको बुलाएंगे? फ्रांस को। क्यों बुलाएंगे फ्रांस को? अरे संधि करोगे तो किससे करोगे? जो हारा है उससे संधि तो करनी पड़ेगी। तो इन सब ने मिलकर, जीते हुए लोगों ने मिलकर किससे संधि करी है? फ्रांस से संधि करी है। इतनी चीज बतानी, प्रभाव किसका रहेगा जीते हुए लोगों का? पहला पॉइंट आया समझ में। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें जो निर्णय होंगे उसमें दो बातें रहेगी। निर्णय में दो बातें रहेगी। पहला तो क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब समझे? क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है? जिसको नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना है। तो ये क्या है? नुकसानों की भरपाई है ना, नुकसान की भरपाई, नुकसान की भरपाई करना है। एक तो नुकसानों की भरपाई करना है, दूसरा है वैधता। वैधता मतलब जीते हुए को इनाम भी तो मिलना चाहिए। आप लोगों ने मेहनत करी है तो इनाम भी मिलना चाहिए उस चीज का, है ना। दूसरे देश एक दूसरे की हेल्प से लड़े हैं, तो ये क्या है? वैधता। क्षतिपूर्ति और वैधता, इसके दो नियम थे जिसके आधार पर पूरी पूरी ये संधि बनी हुई है। पहला पॉइंट क्या है? जो जीते उनको फायदा मिला। दूसरा पॉइंट, जो हार गए मतलब जिनको नुकसान हुआ था उनको नुकसान की भरपाई करनी है और कुछ इनाम मिलना चाहिए। मतलब आप लोगों ने मिलकर लड़े हो मेरे खिलाफ, तो जो मेरे क्षेत्र है उसमें कुछ ना कुछ तो मांगोगे। ये वैधता का सिद्धांत है। और क्या हो रहा है इसमें? सबसे ज्यादा हीरो बन के कौन उभरेगा? पूरे नेपोलियन के युग में सबसे बड़ा हीरो बन के कौन उभरा नेपोलियन के हार के बाद में? किसके बाद में हार गया वो? रूस। तो रूस का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा और रूस को पूरे यूरोप ने क्या बोला? मुक्तिदाता। रूस यूरोप का मुक्तिदाता बना। तो इसका फायदा भी तो मिलेगा, मुक्तिदाता बना है तो इसका फायदा मिलेगा। तो सर्वाधिक लाभ हुआ है इसको। वियना की संधि में रूस को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। इसका इस टाइम जार अलेक्जेंडर था, है ना। अपने इसमें वापस सिकंदर बोल देते हैं इसको कि वहां का जार सिकंदर था, और वो अलेक्जेंडर है। सिकंदर अपन ने सिर्फ सिकंदर को बोला था, वो अलग बात है, कह रहे ना। और इसके अलावा देखो ये तीन चीजें समझ में आ गई। विजेता राष्ट्र ने अपने हिसाब से तय करा, आप लोग जीतोगे तो अपने हिसाब से तय करोगे। क्षतिपूर्ति, जिसको नुकसान होगा उसको भरपाई करनी है। इनाम मिलना चाहिए। जो मेन लीडर था तुम में से जिसने मेरे को मेन हराया उसको सबसे ज्यादा लाभ होना चाहिए। रूस को मिला, हीरो बन गया पूरे यूरोप का। इसके अलावा ये फ्रांस है, ये फ्रांस है। आप मेरे को बताओ कि मैं वापस भी तो आक्रमण कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? एक बार करा, दूसरी बार फिर कर दूंगा, क्योंकि विचार तो वही है क्रांति के। वहां पे क्रांति के विचार हैं, और क्रांति के विचार क्या बोलते हैं कि आसपास राजतंत्र नहीं रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। इसलिए बार बार लड़ाइयां हुई है। मैंने आपको पहले बताया था, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तब भी क्या हुआ था? आसपास के देशों ने फ्रांस पे हमला करा था। अभी भी कर सकते हैं। इसलिए फ्रांस के आसपास ताकतवर देशों का निर्माण होगा। तो क्या कर रहे हैं? फ्रांस के आसपास, फ्रांस के आसपास शक्तिशाली देश, क्या करा? फ्रांस के आसपास शक्तिशाली देशों का निर्माण कर रहे हैं, ताकि जब भी आक्रमण हो तो ये आसपास के देश ही रोक लें। स्पेन रोक ले, इधर इटली है, इटली रोक ले। इटली को तो रोकने देंगे, खैर मेन है जर्मनी। किसको रोकने की बोलेंगे? जर्मनी को। जर्मनी ने बनाया, यहां पे जर्मनी है। किसको रोकने की बोलेंगे? जर्मनी को। जर्मनी में ऑस्ट्रिया हंगेरी को मजबूत करेंगे और यहाँ रूस को और ज्यादा मजबूत करेंगे। कैसे मजबूत हो रहा है वो बताता हूं। जैसे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को इटली दे दिया। ऑस्ट्रिया क्या दे दिया है? इटली दे दिया कि चलो इटली इसके पास में रहेगा तो क्या होगा? और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जैसे ही फ्रांस आक्रमण करेगा तो पहले ही ऑस्ट्रिया रोक देगा,
फिर रूस को सर्बिया दे दिया। रूस को क्या दे दिया है? सर्बिया दे दिया। बहुत ज्यादा फायदे में है, समझ में आ रहा है? पर इनसे चीजें बदलेगी। जब अपन पूर्व की समस्या देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि पूर्व की समस्या कैसे बढ़ रही है। देखो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें मिल रही है। बेल्जियम है ना, बेल्जियम, वो किनको दे दिया? डचों को। बेल्जियम किसको दे दिया है? डच जाति सुना है ना, अपने यहाँ पे आक्रमण भी करा था जिनने, पुर्तगाली। पुर्तगाल अलग है, सॉरी, डच अलग है ना, नीदरलैंड, सही है। इटली और चेक, इसके अलावा चेक भी, चेक, ये किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को। इटली और चेक किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को। समझने की कोशिश करो, ये फ्रांस है ना, इसके आसपास ताकतवर देश बना रहे हैं। जो छोटे छोटे देश थे उनको एक कर दिया। छोटे देश आपस में लड़ ही नहीं सकते हैं, मिलके कैसे लड़ेंगे? उनको एक होना पड़ेगा तब लड़ पाएंगे, वरना एक एक करके सबको हरा देगा फ्रांस। इसलिए। और कौन है? पोलैंड। पोलैंड जो था वो किसको दिया है? सर्बिया, पोलैंड। पोलैंड किसको दिया है? तो रूस और प्रशा को। रूस और प्रशा में बांट दिया। नॉर्वे स्वीडन को दे दिया। नॉर्वे किसको दे दिया? स्वीडन को। यहां तक समझ में आया? ये क्या थी? इसकी संधि थी पूरी पूरी। अब इस संधि में तुम लोग खुद सोच के बताओ इसके परिणाम क्या क्या निकल रहे हैं। देखो आपने अपने हिसाब से बांट दी है जगह को। आपने ये भी देखा कि यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? पोलैंड में पोलिश लोग रहते हैं। इनकी भाषा पूरी अलग है, इनका रहन सहन पूरा अलग है। आपने इन लोगों को किसको बांट दिया? रूस और प्रशा को। यहाँ के लोग अलग है, यहाँ के लोग अलग है, ये साथ में रह पाएंगे क्या इनके? इटली के लोग इटालवी भाषा बोलते हैं, इटालियन, देखा होगा आप लोगों ने मूवी में। ये इटली के लोग ऑस्ट्रिया की भाषा कैसे बोलेंगे जहां फ्रेंच चलती है, जर्मन की भाषा जर्मन चलती है। ये लोग एग्जिस्ट कर पाएंगे? कभी जर्मन के लोग अपना पाएंगे क्या इनको? और एक चीज का और ध्यान रखना, ये यूरोप है, भारत नहीं है। भारत में झगड़े किस आधार पे होते हैं? धर्म के नाम पे, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा झगड़े किस आधार पे होंगे? भाषा के नाम पे। अभी अपने भारत में बढ़ गए हैं, थोड़े से नाटक ज्यादा होने लग गए हैं भाषा के नाम पे। पर वहां पे मेन लड़ाई का कारण क्या है? भाषा है, धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म में सब ईसाई हैं लोग। वहां मेन झगड़ा का कारण क्या है? भाषा है। इटली में इटालियन लोग बोलेंगे और उनको कब्जा किसको दे दिया है? जर्मन के लोगों को। जर्मन मतलब उस टाइम ऑस्ट्रिया था। ये लोग साथ में रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। तो इसके परिणामों में लिखना, इसके परिणाम और क्या निकल रहे हैं? परिणाम मतलब बुरे परिणाम, है ना। बुरे परिणाम क्या निकल रहे हैं? बंटवारे में जाति और भाषा, ये सिर्फ आप इतना से लिख देना, आप लोगों का आंसर हो जाए। बोलना। ये विभाजन को स्वीकार कर भी नहीं रहे। ये लोग थोड़ी मुंह से बोल रहे हैं कि हाँ हमको कर लो कब्जा, ऐसा थोड़ी क्या है। ये तो युद्ध हुए हैं। ये पहली इटली उस टाइम एक देश नहीं था, इस चीज का ध्यान रखना। इटली रोमन साम्राज्य के टाइम पे पूरा बहुत महान देश रहा है। इटली की सबसे खास बात यह है कि उसकी भौगोलिक स्थिति, मतलब उसकी भौगोलिक एकता है। उसमें एक पर्वतमाला है कि उसके नीचे पूरा पूरा इटली है। वहाँ की भाषा भी इटालियन है, अलग अलग भाषा नहीं बोलते, एक ही भाषा बोलते हैं। सांस्कृतिक तौर पे तो एक था वो, पर राजनीतिक तौर पे एक कभी नहीं रहा। जब बीच में ऑस्ट्रिया का प्रभाव बढ़ा तो वैसे ऑस्ट्रिया का प्रभाव बढ़ा चुका था वो इटली में। बीच का जो क्षेत्र है वो पोप के पास में है, बाकी कुछ स्वतंत्र राज्य हैं, इटली अभी एक नहीं है। तो उसने माना नहीं कि मेरे को ले लो। फिर दूसरी चीज, इटली पे अभी किसका कब्जा हुआ था? नेपोलियन का। नेपोलियन छोड़ के गया है। अब छोड़ने के बाद में इनके हाथ में है, चाहे तो उसको वापस दे देते इटली को कि भैया आज से तुम तुम्हारे देश पे राज करो। देंगे क्या?
सब स्वार्थ से भरा हुआ है यूरोप। उन्होंने नहीं दिया, बोले कि यार इतनी सुंदर जगह है, इतना बड़ा राज्य है, अपन खुद कब्जा क्यों नहीं करो। तो बंदर बांट हुई है, बंदर बांट तो समझते हो, बांट लिया आपस में। इसलिए इटली, आप कुछ सोचो, ये पोलैंड, पोलैंड तो था ही नहीं लड़ाई में, और पोलैंड पे भी कब्जा था किसका, नेपोलियन का। नेपोलियन ने जब कब्जा छोड़ा है तो इसको स्वतंत्र नहीं करा, पहले स्वतंत्र था, स्वतंत्र नहीं करा, इसको क्या करा, इसको बांट लिया। ऐसा हुआ है, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि शुरू से ऐसा था। समझ में आया तक। परिणाम क्या क्या निकले हैं। बंटवारे में जाति और भाषा का ध्यान नहीं रखा। ये कौन है, पोलिश लोग हैं, इनकी जाति का है पोलिश है। इनको बांट किसको दिया, रूस और प्रशा को। ये साथ में एग्जिस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इनके आपस में झगड़े होते रहेंगे। ये क्या था आपका, वियना कांग्रेस। अब रोक दे, हाँ